इसमें आयोनाइजेशन होती है, और दूसरी बात ये है कि हमें करंट की मुख्तलिफ पल्सेस मिलती हैं। इससे बाद हमारे पास जो डिटेक्टर हैं उनमें हम ट्रैक की बुनियाद पर उनको स्टडी करते हैं। तो ट्रैक हमारे पास कौन कौन से बनते हैं वो हम देखते हैं। ट्रैक डिटेक्टर, तो क्या ये आपको नजर आ रही है पिक? क्या आप देख सकते हैं? मुझे बताइए। सर अब बहुत ज्यादा जूम हो गया हुआ है। हाँ जी, अब नॉर्मल हो गया? तो सर अभी भी अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल नॉर्मल हो है। जाए। तो ट्रैक डिटेक्टर बेसिकली इसमें भी हम आयोनाइजेशन के थ्रू ही देखते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने आपको ब्रोम स्टर्लिंग इफेक्ट पढ़ाया था। ब्रोम स्टर्लिंग इफेक्ट, उसमें हमने ये बात की थी कि हमारे पास एक टारगेट न्यूक्लियस है, दूसरा हम पॉजिटिव पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल यूज कर रहे हैं इस न्यूक्लियर रिएक्शन को करवाने के लिए। अब देखें कि जो टारगेट न्यूक्लियस है, बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल मेक अ बैरियर अराउंड इटसेल्फ, ये अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, एक बैरियर बना देगा। अब अगर तो हम उस बैरियर को तोड़ते हैं तो फिर ही कोई ना कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, लेकिन अगर हम बैरियर को तोड़ते नहीं है, बैरियर नहीं सर टूटता, तो आवाज फिर नहीं आ रही क्लियर। अच्छा, माइक उल्टा हो गया था जी। अब क्लियर है? ऑलमोस्ट क्लियर हो जानी चाहिए जी। क्लियर है? आई थिंक सो क्लियर होगी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं एक टारगेट। सर आवाज की सही समझ नहीं आ रही थी। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी अभी सही आ रही है। स्क्रीन शो हो रही है? नो सर। जी सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, दोबारा शो करवाते हैं स्क्रीन को। और हम यहाँ पे थे शायद। ठीक है, जी हम कहाँ पे थे? हम बात कर रहे थे ब्रोम स्टर्लिंग इफेक्ट की। अच्छा, तो एक बैरियर बन गया, बैरियर के बाद हमने अल्फा पार्टिकल लिए। अगर तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बैरियर को तोड़ देते हैं, यानी कि उनके पास इतनी एनर्जी है, जब वो उसको तोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। लेकिन अगर वो इस न्यूक्लियर बैरियर को नहीं तोड़ पाते तो फिर क्या हो जाएंगे, ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये पार्टिकल क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर लेंगे, अपने पाथ को क्या करेंगे, ये चेंज कर लेंगे। जब ये पाथ को चेंज करेंगे ना, तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ किसी हद तक ये क्या करेंगे, रेडिएशन में हिस्सा लेंगे। दीज चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस अ पार्टिकल फिजिकल फिनोमेना व्हिच लीव्स अ ट्रैक अलोंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, मैंने आपको ये इसलिए याद करवाया है ताकि आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि इसकी इस ट्रैक डिटेक्टर को उसके साथ इतना ज्यादा मैचअप नहीं है, लेकिन जब पार्टिकल जिस तरह वहां पे डिफ्लेक्ट हुए थे ना, जिस तरह यहाँ पे भी डिफ्लेक्ट होंगे, तो फिर ये डिफरेंट फिनोमेना, कुछ ना कुछ फिजिकल फिनोमेना शो करवाएंगे। तो इस तरह हमें उससे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। द एनर्जी ऑफ सच पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड विद अ स्मॉल डिटेक्टर ऑलरेडी मेंशन इंस्टेड। तो पीछे वाले जो डिटेक्टर है उनसे हम इनकी एनर्जी को नहीं मेजर कर सकते। इंस्टेड देयर एनर्जी एंड मोमेंटम आर फाउंड फ्रॉम द कर्वेचर ऑफ देयर पाथ। हमने उधर पढ़ा था कि जितना ज्यादा इनका कर्वेचर होगा, जितने ज्यादा ये डिफ्लेक्ट होंगे, उतने ही हमें ये रेडिएशंस प्रोवाइड करेंगे। So magnetic field known as magnitude and direction, the following tracks are commonly used. Number one, nuclear,
इमल्शन डिटेक्टर, ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, न्यूक्लियर इमल्शन डिटेक्टर। तो न्यूक्लियर इमल्शन डिटेक्टर है, इसके बाद क्लाउड चैम्बर है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर इमल्शन डिटेक्टर को देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं। फोटोग्राफिक इमल्शन प्लेट इज सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अ ट्रैक डिटेक्टर। अ चार्ज पार्टिकल आयोनाइज द एटम इन एन इमल्शन लेयर। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं कि इस इमल्शन लेयर के ऊपर जो एटम है उनको आयोनाइज करते हैं। मसलन हमारे पास एक स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल के कोई ये आप कह लें कि एक आपके पास कोई प्लेट है, कोई शीशे की या कोई भी चीज है, तो उसके ऊपर आपने मुख्तलिफ किस्म के कलर की कोडिंग की है, मटेरियल की कोडिंग की है। जिस तरह हम दीवारों के ऊपर नहीं इमल्शन करवाते, ये मुख्तलिफ कलर के मुख्तलिफ किस्म के पेंट्स वगैरह करवाते, तो इसी तरह आप समझ लें कि आपने मेटल्स की मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स लिए हैं, तो उनकी आपने इसके ऊपर कोडिंग की है। अब जैसे ही पार्टिकल जो कि इंसिडेंट पार्टिकल या रेडिएशन अल्फा बीटा गैमा इस प्लेट में से गुजरेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर आयोनाइजेशन होगी। इस प्लेट के ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, उसको ये आयोनाइज करेगी। अब ये आयोनाइज करेंगी तो ये क्या करेंगे कि इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे कि किस किस पॉइंट पर आयोनाइजेशन कम हुई है, किस पॉइंट पर आयोनाइजेशन ज्यादा हुई और किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा और किस पॉइंट पे सबसे कम रेडिएशन फॉल हुई है, यानी कि आयोनाइजेशन सबसे कम या ज्यादा हुई है। तो इसी बेस के ऊपर फिर हम न्यूक्लियर इमल्शन डिटेक्टर के थ्रू इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं। हाँ, ये इसमें भी विजिबल पाथ ही बनेगा, क्यों, जाहिर है एक न्यूक्लियर रिएक्शन होना है। अब जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू हमें पता चलेगा कि इस पॉइंट के ऊपर तो हमने इतनी लेयर चढ़ाई थी, इतने यहाँ पे पार्टिकल मौजूद थे, तो इतने आयोनाइज हो गए। तो इस तरह हम इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके बाद है क्लाउड चैम्बर। तो क्लाउड चैम्बर में क्या होता है, क्लाउड चैम्बर आज हमने पढ़ना भी है। क्लाउड contains a gas that has been supercooled to just below its condensation point। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि गैस को बहुत ही ज्यादा ठंडा कर लेते हैं। हालांकि कंडेंसेशन प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन प्रोसेस दैट प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले पहले तक कुछ पॉइंट पहले की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम ये इस पॉइंट पर हमने गैस को लेना है। बाद में हमने क्या करना है कि एनर्जेटिक पार्टिकल को हमने उसके ऊपर फॉल करवाना है। तो ये गैस क्या करेगी, आयोनाइज हो जाएगी। जब ये गैस आयोनाइजेशन होगी आयोनाइजेशन, तो फिर हमें इसे कुछ इसका विजिबल पाथ मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है कि आयन सर्व्स एज अ काउंटर्स फॉर कंडेंसेशन ऑफ द सुपर कूल्ड गैस। द ट्रैक कैन बी सीन विद द नेकेड आई एंड कैन बी photographed. A magnetic field can also be applied to determine the magnitude of charged particle and the radioactive particles as well as their momentum and energy. ये हम विल्सन क्लाउड चैम्बर की बात कर रहे हैं, विल्सन क्लाउड चैम्बर। यहाँ पर कुछ टर्म है वो हम डिटेल में आगे जाके पढ़ते हैं, क्योंकि आज का हमारा बेसिक टॉपिक यही है। मैं बेसिकली चाह रहा था कि कल के पार्टिकल को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। तो अब हम बात करते हैं बबल चैम्बर की। स्टूडेंट, अगर मेरी आवाज में जरा सी डिस्टॉर्शन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि सम टाइम हो जाता है कि माइक वगैरह की पिन हिल जाती है या ये माइक आगे पीछे हो जाता है, तो इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम बन जाती है। तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब देखते हैं बबल चैम्बर। व्हाट इज अ बबल चैम्बर। जिस तरह नाम से जाहिर है कि बबल्स बन जाते हैं। जिस तरह आजकल तो बारिशों का सीजन है और जब पानी किसी जगह पे खड़ा हो जाता है, जब बारिश पड़ती रहती है तो वहां पे बबल्स बनते हैं। इसी तरह इस चैम्बर में भी बबल्स बनेंगे। कैसे बबल बनेंगे, सबसे पहले तो इसकी हम बेसिक चीजें देखते हैं कि ये किसने बनाया था, इन्वेंट किया था 1952 डी ग्लेशियर। यूजेस अ लिक्विड, यूजुअली लिक्विड हाइड्रोजन। इसमें क्या करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं और किस पॉइंट के ऊपर, नियरली इक्वल टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसके बॉइलिंग पॉइंट के करीब करीब उसका टेम्परेचर रखा जाता है। फिर आयंस प्रोड्यूस बाय कमिंग चार्ज पार्टिकल लीव द बबल लाइक ट्रैक। जब इसके ऊपर आयंस फॉल आउट होते हैं तो यहाँ पर बबल लाइक ट्रैक एक बन जाता है। बाद में उसको फोटोग्राफ कर लिया जाता है और फिर उससे हमें इन रेडिएशंस का आपस में डिफरेंस का पता भी चल जाता है कि किस पॉइंट पर इन रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा है, कहां पर इनकी इंटेंसिटी कम है, कहां पर बहुत कम है और कहां पर बहुत ज्यादा है। बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन अ बबल। अब देखें कि एक तो डेंसिटी गैस की अपनी डेंसिटी है, गैस की एक अपनी डेंसिटी, और दूसरा जब एक बबल फॉर्म हो गया तो बबल के अंदर भी उस गैस की अपनी एक डेंसिटी होगी। तो दोनों डेंसिटी जो है आपस में डिफरेंट होंगी। कैसे कि बबल चैम्बर इज मच हायर,
density of the liquid in bubble chamber is much higher than the density of the gas in the cloud chamber. क्लाउड चैम्बर के अंदर जो गैस है उसकी डेंसिटी कम है और जो बबल फॉर्म हुआ है उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो फिर इस बेस के ऊपर भी हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट आउट कर लेते हैं। द बबल चैम्बर हैज अ मच हायर सेंसिटिविटी। इसके बाद आ जाता है वायर चैम्बर। तो वायर चैम्बर में क्या करते हैं, वायर चैम्बर में हम ये काम करते हैं कि तीन किस्म के हम जिस तरह एक एक्स वाई प्लेन है ना, तो इस तरह हम वायर की एक ग्रिड बनाते हैं, एक जाली लाइक बना लेते हैं एक्स वाई और जी तक की तरह में। जी तीनों तीनों फॉर्म में हम बना लेते हैं और बाद में ये बेसिकली एक कंप्यूटराइज और जदीद फॉर्म है। ये हाई एनर्जी एक्सेलरेटर लैब्स और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो सरन ये लेबॉर्ट्री हैं बड़ी, जहाँ पे पार्टिकल्स का काम किया जाता है, पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, वहां पर ये यूज होती है। अच्छा, इसका बेसिक काम पता क्या होता है, इसने क्या करना है, इसने 3D पाथ देना है। 3D पाथ मसलन हम कहते हैं कि एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर हमने ये एक जाली रखी हुई है और उसके ऊपर रेडिएशंस को फॉल करवाया गया। तो फॉल जब करवाएंगे तो क्या होगा कि इसने एक फिजिकल पाथ बना देना, किस डायरेक्शन में, 3D डायरेक्शन में। तीनों तरफ इसने कुछ ना कुछ, जिधर जिधर ये आयोनाइजिंग रेडिएशन जाएंगे ना, मसलन अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, तो इनको हमने इस चैम्बर के ऊपर गिरा दिया है। तो जिस जिस तरफ जाती जाएंगी वहां वहां पे ये अपना ट्रैक शो करवाती जाएंगी, यानी कि इन्होंने एक्स की तरफ भी अपना ट्रैक शो करवाना अगर ये जाती हैं तो। अगर ये वाई एक्सिस की तरफ या फिर ये जी की तरफ जाती है तो जिस तरफ भी ये जाएंगी उधर उधर ये अपना ट्रैक शो करवाती जाएंगी। ठीक है, समझ आ गई। ये तो थे हमारे बेसिक चीजें जो कि हमने डिटेक्टर से रिलेटेड पढ़नी थी और वो हमने अभी स्टडी कर ली हैं। अब हम बात करते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर की। जी, तो क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है विल्सन क्लाउड चैम्बर से रिलेटेड पिक? कैन यू सी? थोड़ा सा इसको विजिबल हो लेने दो। हाँ जी, जूम हो गया है, मुझे कोई बताए। ओपन योर माइक और बताया मुझे, क्या आप क्लियरली देख सकते हैं इस पिक को? जी स्टूडेंट, यस सर, हो गया है। जूम है, बिल्कुल क्लियर है। यस सर। ये इसकी जो वर्डिंग वगैरह साफ आपको दिखाई दे रही है? ठीक है, तो आप ऐसा करें जी कि सर, अगर बिल्कुल किसी साफ का कोई दिखाई दे रही है। क्वेश्चन है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। प्रीवियस हमने जो भी पढ़ा है, कोई भी ज़हन में कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन कोई है, अगर कोई चीज़ रिपीट होने वाली है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जी बताएं। Here is only 31 students and one by one टेस्ट भी था ना कोई? कुछ याद है? सर डिस्कशन थी। अच्छा, टेस्ट नहीं था, चलो ये भी गल ठीक है। डिस्कशन भी थी, चलो करते हैं डिस्कशन, थोड़ा सा पढ़ लें फिर देखते हैं। फिर मैं पूछना शुरू करूं? जी उमर भाई, 413,169, कैन यू लिसन मी? अंबर है या उम्बर है? यस सर। अंबर है? यस सर। जी, आप बताएं कि आपको समझ आ गई है? यस सर। आप इवनिंग में या मॉर्निंग से? सर मॉर्निंग। मॉर्निंग से। तो जी कोई समझ आई है आपको जो मैंने पढ़ाया अभी? यस सर। कितनी समझ आ गई है? थोड़ी सी, बहुत ज्यादा या नॉर्मल? सर नॉर्मल आई है, ज्यादा तो नहीं आई। नॉर्मल क्यों आई है? मैंने तो बहुत डीपली पढ़ाया आपको। अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताएं सैयद मोहसन जी, SM जी भाई बताएं, अगर आपको कुछ समझ आई तो ओपन योर माइक। जी मोहसिन, मोहसिन भाई बताएं। चलें जी, अगर नहीं है तो फिर ओके। जी जी बोलें बोलें।
नहीं, चलें ठीक है, अपना माइक बंद कर लें। तो अभी हम जी अलिशबा जी, क्या बात है? सर क्वेश्चन था। जी जी पूछे बच्चे पूछे। सर ये थोड़ी सी मुझे ये विजिबल की थोड़ा समझा दें कि जैसे हमारे पास यहाँ पे हम अल्फा बीटा पार्टिकल्स को डील कर रहे होते हैं, जी जी तो जब इमल्शन में हम लोग को ट्रैक कैसे विजिबल मिल सकता है, यानी कि हम लोग उसे बगैर किसी माइक्रोस्कोप के, बगैर किसी डिटेक्टर के, मतलब वैसे ही देख सकते हैं? जी, अभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। विल्सन क्लाउड चैम्बर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये आपको वाजे हो जाएगा। ठीक है, ये विजिबली जो विजिबिलिटी है ना इसकी, वो आपको पता चल जाएगी। इसमें हमने यही काम करना है। और सर एक और क्वेश्चन था। जी जी पूछे। सर इसमें जो बबल चैम्बर में, उसमें हमने कहा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन द बबल चैम्बर इज मच हायर देन द डेंसिटी ऑफ गैस। जी जी तो सर ये मतलब पहला तो ये है कि मुझे थोड़ा सा ये बबल की समझ नहीं है कि हम लोगों ने मोस्टली अपनी डेली रूटीन में भी गैस के बबल्स मतलब उसे ऑब्जर्व किया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने लिक्विड वालों को नहीं देखा, यानी उसका थोड़ा क्या स्केच होगा वो? पहली तो बात ये है कि इसमें हम अभी डिटेल में नहीं गए। ये सारे चैम्बर्स के हमने अभी बेसिक चीजें पढ़ी हैं, बुनियादी चीजें, कि इसमें हमने कुछ इस तरह का काम करना है। जिस तरह आपने अभी विजिबल की बात की है ना, तो विजिबल ट्रैक ऑफ द गैस आज हम अभी देखेंगे इसमें कि ट्रैक किस तरह बनता है। एक्चुअली जहां पर भी ये ट्रैक बनेगा ना, बेशक आप विल्सन क्लाउड चैम्बर की बात कर लें, आप इमल्शन की बात कर लें, ये जितने भी डिटेक्टर हैं जिनमें ट्रैक बनता है, तो ट्रैक जो होगा वो इतना कह लें कि इतना बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं होगा, कि इतना वाजे तो नहीं होगा कि जिसको आप इजीली देख सकें। उसको देखने के लिए मे बी आपको कोई मैग्नीफायर छोटा मोटा यूज करना, लेकिन इतना ज्यादा ये ब्रीक नहीं होगा, इतना ज्यादा इनविजिबल नहीं होगा कि आपको ये नजर ही ना आए और आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रगल करना पड़े। हाँ, इसके ऊपर ये है कि आप इसको किसी हद तक, फॉर एग्जांपल कि विल्सन क्लाउड चैम्बर है, तो इसमें आप कैमरे के थ्रू देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत जल्द ये वाला ट्रैक जो होता है ये खत्म हो जाता है, या फिर खत्म हो जाता है, या फिर ये इनविजिबल हो जाता है। तो इसको आप फौरन कैप्चर कर लेंगे, कैमरे के थ्रू आप कैप्चर कर लेंगे, बाद में आप जूम करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ये भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा इनके ऊपर कि कुछ इस तरह के ट्रैक्स जो हैं फिजिकली, जो कि रियल ट्रैक हैं, इमेजिनरी नहीं, जो कैमरे के थ्रू पिक लेके बनाए गए हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। विल्सन क्लाउड चैम्बर, ये विल्सन क्लाउड चैम्बर, इसमें सबसे पहले तो इसकी बेस की तरफ आते हैं कि इसमें फर्स्ट कंडीशंस कौन सी है। तो आयोनाइजेशन बेसिकली डिपेंड किन किन चीजों के ऊपर करती है। नंबर 1 पे हम देखते हैं, एक तो इंसिडेंट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरी बात यह है कि इसमें मटेरियल के ऊपर भी इसकी अपनी डिपेंडेंस है। दो चीजें हैं आयोनाइजेशन के लिए, एक तो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं, दूसरी बात यह है कि मटेरियल है। इंसिडेंट पार्टिकल की कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए, किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? नंबर 1 चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी, मैस के ऊपर डिपेंड करेगी, और उनकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी। जिस तरह हमने 3-4 बार इस के सिलसिले में बात की है कि चार्ज, चूंकि पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल होते हैं, ये सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पैदा करते हैं। मैस, चूंकि इनका मैस भी ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पैदा करते हैं। अब एनर्जी है, तो एनर्जी अगर तो इन पार्टिकल की ज्यादा होगी तो ज्यादा दूर तक ये जाएंगे, यानी कि ज्यादा आयोनाइजेशन पैदा कर सकते हैं। अगर एनर्जी कम है तो फिर ये बहुत ही जल्द अपनी एनर्जी को मटेरियल के एटम को ट्रांसफर करेंगे, और ये बहुत जल्द रेस्ट की हालत में आएंगे। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि ये बहुत ही कम रेंज कवर करेंगे। इंसिडेंट पार्टिकल में कौन कौन सी चीजें हैं? चार्ज है, मैस है, और इसकी एनर्जी है। चार्ज के ऊपर भी डिपेंडेंस है, मैस के ऊपर भी डिपेंडेंस है, और एनर्जी के ऊपर भी डिपेंडेंस है। चार्ज ज्यादा है, ज्यादा आयोनाइजेशन, मैस ज्यादा है, ज्यादा आयोनाइजेशन, एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा आयोनाइजेशन। इसके बाद आ जाती है मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें हैं? डेंसिटी है, और इसके अलावा यहाँ पर पोटेंशियल। तो डेंसिटी में क्या चीजें हैं? अगर तो ज्यादा डेंसिटी मतलब कि किसी भी मटेरियल में ज्यादा एटम्स मौजूद हैं, तो जाहिर अगर ज्यादा एटम है तो फिर उसी लिहाज से आयोनाइजेशन भी होगी। और अगर पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल बैरियर कम है, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल के शेल है कोई, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, फॉर एग्जाम्पल के
कि अगर हम हाइड्रोजन ही की बात कर लें तो हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होता है वो ऑलमोस्ट -30.6 वोल्ट पोटेंशियल के करीब होता है। अगर हम इतना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप निकाल सकते हैं। अगर ज्यादा पोटेंशियल है तो फिर जाहिर है ज्यादा पोटेंशियल भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर में हम क्या करते हैं, क्लाउड चैम्बर के अंदर हम एक क्लाउड बना देते हैं, बहुत ही ज्यादा वेपर्स क्रिएट कर देते हैं। और यहाँ पर मौजूद ये क्या हो गया, विल बी एंड इन 10 मिनट्स, अपग्रेड नाउ टू रिमूव द 40 मिनट्स। ये इसका क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर ये टाइम होता है मीटिंग का, ये जूम ऐप की मीटिंग का कि 40 मिनट की मैक्सिमम होती है, तो ये टाइम खत्म होने वाला है तो वो न्यू मीटिंग स्टार्ट होगी, तो दोबारा बच्चे इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, मतलब इशू कोई नहीं, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा अगर कोई हुआ भी तो ऐसा, ठीक है। चलें ठीक है सर। जो अच्छा, तो विल्सन क्लाउड चैम्बर में हम सुपर सैचुरेटेड वेपर्स यूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस भी होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सुपर सैचुरेटेड वेपर्स क्या होते हैं, इसके अलावा कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है। आप क्या करते हैं कि एक गिलास पानी का बहुत ही ठंडा है, आप रख दें, फौरन रख दिया अपने टेबल के ऊपर, तो क्या होगा उसके बाहर कुछ पार्टिकल जमा हो जाएंगे पानी के ना, ये आपका ऐसे जैसे पसीना सा आ गया है। अब क्या होता है कि एयर में से जितने पार्टिकल उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, उसकी तरफ मूव करना शुरू कर दे। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के काम होगा कि हम क्या करेंगे कि सडन एक्सपेंशन प्रोड्यूस करेंगे। सडनली हम इस गैस को एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड होने की वजह से यहाँ पे ठंडक पैदा होगी। जब ठंडक पैदा होगी तो जितने भी करीब करीब से आयोनाइज्ड पार्टिकल होंगे वो इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जिस पॉइंट पर आयंस होंगे वहां पर सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होगी, तो सॉरी कंडेंसेशन उस पॉइंट के ऊपर ज्यादा होगी। इसके अलावा यहाँ पर हमने सुपर सैचुरेटेड वेपर यूज करने। अब ये कैसे बनेंगे, अब हम दोबारा आते हैं फिगर की तरफ। तो फिगर में यहाँ पर हमारे पास इसकी जो बॉडी है ना, इस चैम्बर की सारी बॉडी, ये आप कर्सर के थ्रू देख सकते हैं कि सारी बॉडी किस चीज की बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है, मेटल की, मेटालिक होती है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर ग्लास लगा होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर ये ग्लास है, ग्लास टॉप है, इसका सारा टॉप ग्लास का होता है। इसके नीचे ये एक मूवेबल पिस्टन यूज किया गया, ये वाला, ये मूवेबल पिस्टन है। इसके बाद ये पिस्टन जो है, इसके ऊपर हमने एक पैड रखा है इस पिस्टन के ऊपर, और इसमें क्या होती है, अल्कोहल यूज करते हैं। इसको अल्कोहल में भिगो लेते हैं और फिर इसके ऊपर रख देते हैं। ये वाला सारा एरिया जो होता है यहाँ पर मौजूद, ये वाला एरिया, इसमें क्या होती है, गैस होती है, सॉरी गैस, एयर होगी। कौन सी चीज होगी, एयर होगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से हम लाइट फॉल करवाएंगे। क्यों लाइट फॉल करवाएंगे, उसकी खास रीजन है कि विदाउट लाइट ये हमें विजिबल पाथ कोई भी विजिबल नहीं होगा। जब हम लाइट यहाँ से फॉल करवाएंगे इस गैस के ऊपर, तब ही हमें ये पाथ विजिबल होगा, अदरवाइज ये पाथ विजिबल नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं इन साइडों के ऊपर ना, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की जाती है, क्योंकि वो फिगर के अंदर बनी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने अप्लाई जरूर करना होता है। इसकी रीजन मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि हम क्यों लाइट फॉल करवाते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, नंबर 1, यहाँ पर जो अल्कोहल रखी गई है ना, अल्कोहल का पैड रखा है इसके ऊपर, उसमें से अल्कोहल के फ्लेम्स निकलेंगे। क्योंकि देखें ना, रूम टेम्परेचर के ऊपर अल्कोहल किस फॉर्म में आपको मिलेगी, ये ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में ही होगी। लेकिन हम जैसे यहाँ पे जो गैस होगी, सॉरी अल्कोहल जो होगी, उसमें से मुख्तलिफ किस्म के फ्लेम्स निकलेंगे। जब ये फ्लेम्स निकलेंगे ना, तो ये एयर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एयर के साथ जब इनकी इंटरेक्शन होगी तो ये इस एयर वाले पोर्शन में बहुत ही ज्यादा सैचुरेशन पैदा कर देंगे, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पार्टिकल जमा हो, सॉरी इसके जो क्लाउड जमा हो जाएगा वेपर्स का। अब यहाँ पे हमने एक टर्म यूज की थी ना कि सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हमने यूज किए। सुपर सैचुरेशन क्या प्रोसेस होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई मिक्सचर ही तैयार करें, हम इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं वाटर और शुगर की। आप क्या करते हैं, शुगर पानी में हल करना शुरू कर देते हैं,
आपने हल की, रूम टेम्परेचर के ऊपर आपने हल कर दी। बाद में आपने क्या किया कि शुगर हल होना खत्म हो गई है, अब वो हल नहीं हो रही, आप उसको हीट अप करना शुरू कर देते हैं। जब आपने उसको हीट अप किया है तो हीट अप होने के बाद उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि आप उसमें और मजीद हल कर सकते। लेकिन एक खास पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप मजीद हल नहीं कर सकते, अब जब आप बिल्कुल ही नहीं हल कर पाएंगे, वो पॉइंट ऐसा होता है सुपर सैचुरेशन पॉइंट उसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर भी सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं, यानी कि इस कंडीशन में कि वहां पर और वेपर्स नहीं आ सकते, ये वो वाली कंडीशन है। यहाँ पर वेपर्स बहुत ज्यादा हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि मटेरियल की डेंसिटी के ऊपर भी आयोनाइजेशन की डिपेंडेंस है, तो यहाँ पर डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुंजानियत यहाँ पे मौजूद है वेपर्स की। तो इसलिए यहाँ पर अगर तो गुंजानियत है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर हमें आयोनाइजेशन के रिजल्ट्स भी बेटर मिलेंगे। अगर नहीं है, अगर कम है, तो फिर ज़ाहिर रिजल्ट भी हमें कम ही मिलेंगे, क्योंकि आयोनाइज होने के लिए अगर एटम अवेलेबल है तो तभी आयोनाइजेशन होगी, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर आयोनाइजेशन भी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेपर्स मौजूद हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हैं तुम्हारे पास तकरीबन 4.5 मिनट ही हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर हम रेडिएशन इंटर करवाएंगे, इधर से हम आयोनाइजेशन पैदा करने के लिए रेडिएशंस अल्फा बीटा और गामा की फॉर्म में यहाँ से इंटर करवा देंगे। अब जैसे ही यहाँ से रेडिएशंस इंटर होंगी तो यहाँ पर आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगी, आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगी। अब आयोनाइजेशन उस वक्त विजिबल नहीं होगी, उस वक्त तक विजिबल नहीं होगी जब तक हम यहाँ से लाइट फॉल नहीं करवाते। जब हमने लाइट फॉल करवाई है तो यहाँ पर आयोनाइजेशन होना शुरू होगी। लेकिन आयोनाइजेशन यहाँ पर उतनी देर तक क्लियरली या ज्यादा नहीं होगी जब तक हम यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं करते। आपने पढ़ा होगा जॉल थॉमसन इफेक्ट के, जब भी आप गैस को सडनली एक्सपैंड करवाते हैं तो कूलिंग पैदा होती है। जब आप गैस को सडनली एक्सपैंड करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कूलिंग प्रोड्यूस होगी। तो ये वाली कूलिंग क्या करेगी कि यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और आयंस किस तरफ जाएंगे, जिस तरफ ठंडक ज्यादा हो। जहाँ पे आयंस ज्यादा है उसी जगह पे ठंडक ज्यादा होगी, यानी कि ठंडक होगी, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि गैस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो इसके मुख्तलिफ पाथ बनेंगे, यहाँ पे पाथ बन जाएगा। तो इस पाथ को देखने के लिए फिर हम यहाँ से कैमरे को ऑन करेंगे और यहाँ से फिर इसकी पिक ले लेंगे। अब जिस जगह पर तो होगी अल्फा पार्टिकल की अल्फा पार्टिकल के थ्रू यहाँ से आयोनाइजेशन होगी, वहां पर पाथ सबसे अलग होगा। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स के जरिए हो रही होगी उसका पाथ भी डेफिनेटली बात है सबसे अलग होगा। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं गैमा रेडिएशंस की तो उनका पाथ भी इन दोनों से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। क्यों मुख्तलिफ होगा, हमने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ी हुई हैं कि आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा किस में होती है, अल्फा पार्टिकल आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा करवाते हैं। इसके बाद बात करते हैं बीटा पार्टिकल की, तो बीटा पार्टिकल अल्फा से तकरीबन 100 टाइम्स क्या है, ये कम आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर हम बात करते हैं गैमा रेडिएशंस की, तो गैमा रेडिएशन सबसे ही कम रेडिएशंस कम आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करवाती हैं। अब पाथ की बात कर लेते हैं। तो पाथ में हमने ये कहा था कि जो अल्फा पार्टिकल है इनका पाथ ऑलमोस्ट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये स्ट्रेट लाइन से गुजरते हैं और अपना ये एक पाथ बनाती जाती हैं। फिर ये गुजरेंगे, जब बीटा पार्टिकल गुजरेंगे चूंकि ये डिफ्लेक्ट इजीली हो जाते हैं तो इनका पाथ भी थोड़ा सा जिगजैग टाइप का होगा। फिर इसी तरह जो पाथ हमारे पास गैमा रेडिएशंस का होगा उनका पाथ भी सबसे अलग होगा, यानी कि वो आयोनाइजेशन तो बहुत ही कम मिकदार में पैदा करते हैं, तो इसलिए इनका पाथ भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, सबसे डिफरेंट पाथ ये बना देती हैं। अब मैं आपको पाथ दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये वाला पाथ किस चीज का है, ये पाथ फर्स्ट वाला पाथ है अल्फा पार्टिकल्स का। ये अल्फा पार्टिकल का पाथ है, ये भी अल्फा पार्टिकल का, ये बीटा पार्टिकल का पाथ है। ये एक जो जिगजैग सी लाइन आपको मिल रही है यहाँ पर, ये वाली, तो ये किसका है, बीटा का है। इसके अलावा ये वाला पाथ भी किस चीज का है, बीटा का है। ये किसी डिटेक्टर का ये किसी ने यूज किया हुआ था और यहाँ से फिर बनाई गई है।
फिर एक और पाथ आपको देखने को मिलेगा, हाँ ये देखें, ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है, लाइनें काफ़ी अच्छी लगाई हैं आपने। शायद ये बीटा का नहीं, ये बीटा का प्रोट्रैक तो नहीं हो सकता जो आपने बनाया है, तो जिसने बनाया जल्दी से इसको रिमूव कर लें, जल्दी करें, जल्दी जल्दी। अच्छा ये फर्स्ट वाला ट्रैक किसका है, ये अल्फा का है, दिस इज ऑफ, ये दोनों बीटा के ही